Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें। साथ ही इन खबरों पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में आज ऑनलाइन आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत। वेलकम ए.के. और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है राजेश। Asian markets end mixed on worries over the Delta variant's negative impact on economic growth. Automaker Maruti Suzuki's rural sales in the country crossed 50 lakh units. And Bajaj Finserv's quarterly net profit plunges 31% to 833 crore rupees. कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के कारण आर्थिक वृद्धि प्रभावित होने की आशंका से एशियाई शेयर बाजार मिले जुले कारोबार के साथ हुए बंद। कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 लाख से अधिक वाहनों की बिक्री की। बजाज फिनसर्व का तिमाही आधार पर शुद्ध लाभ 31% घटकर 833 करोड़ रुपए रहा। बात सबसे पहले शेयर बाजारों की। घरेलू शेयर बाजारों की बात करें तो आज ईद उल अजहा के अवकाश के कारण घरेलू शेयर बाजार बंद रहे, कोई कारोबार नहीं हुआ। भट्टाचार्य जी, अगर हम घरेलू शेयर बाजारों की ही बात करें शुरुआत में सबसे पहले, तो पिछले 2 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स और निफ्टी में 1.5% तक की गिरावट आ चुकी है और मंगलवार को भी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स 355 अंक लुढ़क गया था, 52,200 से थोड़ा नीचे आकर बंद हुआ था। एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं बाजार में और जो डेल्टा वेरिएंट की जो बात हो रही है उसके आशंका से चल के जो है बाजारों में थोड़ा सा वैश्विक बाजारों में भी गिरावट का थोड़ा वो देखा जा रहा है। तो ये कल जब बाजार खुलेंगे तो हम बाजार को किस दिशा में जाते देखेंगे? देखिए, अगर आप ग्लोबल सेंटिमेंट की बात करें तो आपको ये देखना होगा कि ग्लोबल सेंटिमेंट जरा आगे से बेहतर, काफी बेहतर पिछले 2 दिनों में कल भी और आज भी लग रहा है, जिसका रिफ्लेक्शन आप ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में भी देखा है आपने। ये तो पहली हुई बात हुई ग्लोबल सेंटिमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स, उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है। और दूसरी बात जो हुई है कि जो एक ओपेक प्लस कंट्रीज की जो एग्रीमेंट हुई है वो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया के बीच, और वो ओपेक प्लस जिसमें रशिया भी शामिल है, उसके साथ ये तय हो गया है कि जो प्रोडक्शन कट जो होंगे वो बेस जो होगा वो ज्यादा होगा। इसका मतलब प्रोडक्शन कट ज्यादा नहीं होंगे, सप्लाई बढ़ती रहेगी। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट ये होगा कि करीबन 4 लाख बैरल्स पर डे प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी अगस्त से। तो वो भी अगर आप देखें वो एक क्रूड ऑयल मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट है, इंडस्ट्री मार्केट्स के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट है, क्योंकि जो दाम जिस तरह से बढ़ रहे थे और बढ़ने की उम्मीद थी वो शायद उतनी तरह से नहीं बढ़ेगी, बल्कि वो घट भी सकती है। क्योंकि अगर 4 लाख बैरल प्रतिदिन अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मार्केट में आए अगस्त से, तो मैं समझता हूं कि तेलों के दाम में जो तेजी दिख रही थी वो कम होगी। तो दोनों चीज को अगर आप देखें उससे जो ग्लोबल सेंटिमेंट जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो कल मैं समझता हूं कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा। जो आपने बिकवाली देखी है शायद वो बिकवाली उतनी तेजी न हो, बल्कि एक लिवाली की तरफ बदल भी जा सकती है। दूसरी तरफ जो जोमैटो का जो एक बड़ा सक्सेसफुल आईपीओ हुआ है वो भी आपको देखना पड़ेगा। और बाकी जो पॉजिटिव सेंटिमेंट जो सरकार ने घोषणा की है कि
किस तरह से उनका ग्रोथ पर्सपेक्टिव जो है वो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो मैं सारी चीजों को देखकर मुझे लगता है कि कल का जो मार्केट होगा वो पिछले 2 दिनों की तरह फॉल इन मार्केट्स में नहीं देखेंगे, पर शायद इम्प्रूवमेंट जो लॉस हुआ है उसको शायद रिकवर करने की हम उम्मीद कर सकते हैं। जी भट्टाचार्य जी, आपने आईपीओज की बात की और कई आईपीओज लाइंड अप हैं, आने वाले हैं, तो क्या सेकेंडरी बाजार में तरलता पर क्या प्राइमरी मार्केट की वजह से कुछ दबाव हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, ये जो सारे जो आईपीओ जो आ रहे हैं इसमें मैं समझता हूं कि जो फॉरेन पार्टिसिपेंट्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट्स का काफी अच्छा एक शेयर है। तो हाँ, जो रिटेल इन्वेस्टर जो है उसमें भी वो पार्टिसिपेट करेगा। थोड़ा बहुत जो लिक्विडिटी की जो बात कर रहे हैं, जो घरेलू बाजार में तरलता की जो बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत दबाव तो जरूर आएगा। पर मैं समझता हूं कि ये जो अगर आप जोमेटो की बात कहें या पेटीएम की बात कहें या फ्लिपकार्ट की जो बात कर रहे हैं, आईपीओ की जो बात कर रहे हैं हम, वो मैं समझता हूं कि वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होगा बल्कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि हाँ, थोड़ा बहुत तरलता में तो थोड़ी बहुत हानि होगी, पर उतनी हानि नहीं होगी जिससे कि हम स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखें। एक बात आपको जरूर समझनी होगी रिटेल इन्वेस्टर की तरफ, कि जब ये रिटेल इश्यूज आईपीओ जब लिस्ट होंगी, तब लिस्ट होने के बाद वो किस तरह से वो परफॉर्मेंस करती हैं, किस तरह से जो लोग उसमें इन्वेस्टेड थे वो किस तरह से उनकी रुख क्या है, उसके ऊपर भी स्टॉक मार्केट का आगे के कई हफ्तों के ट्रेंड में उसका एक प्रभाव जरूर पड़ेगा। It could be one factor that looms largely over our heads is of the pandemic. So will that not be raising its ugly head again in the coming days? You mentioned all the positivity and the positive sentiments that are going to be prevalent in the markets in the coming days. So will that be enough to hold the interest of the FIIs in the coming days? What is the negative factor that you mentioned? Delta. What we have to also keep in mind is that there are some positive information has also flowed into the market and which the markets will digest. Now, imagine a situation where the latest seropositivity survey talks about 66.7% of Indian population, which is over 900 million people out of a total population of 1.4 billion, actually have got antibodies. Now, please remember that you have got only 31 million cases and another 415 million of vaccinations doses. So, which means that a large number of Indians, almost close to 500 million Indians, were actually in some ways were infected and developed antibodies. So to my mind, this will have a positive impact on the perception of what the next round or the next wave of corona or the COVID-19 will have. And if you look at the UK pattern, if you look at the US pattern, what we are seeing is this, that vaccination is holding the key. If vaccination pace continues the way it is, I mean, there are some days you are reaching 5 million vaccinations, but there are also some days when you are doing only 3 million. Now, if this pace can be stepped up and vaccination rate is increased to the desired level of around 6 to 7 million of vaccination per day, my sense is that the markets as well as the economic activities, they will be positively influenced, and the negative vibes that the markets may see from this will to some extent be moderated. And AKB, India's market capitalization to GDP ratio is hovering about 100% level. Does it ring any alarm bells over expensive valuations? Yeah, you are right that it is more than 100% right now. And the last time India's stock market capitalization
was more than the GDP was just before the global financial meltdown. So there is no doubt that comparisons would be made that whether the markets are getting overheated and whether we are inching into a situation of a kind of a stock market bubble, and there's a classic thing of how the stock market valuations are going up and then it results in IPO and then it gets into a bubble and the bubble bursts. So there are those who believe that probably this is not a safe zone right now for investment, but you also have to see that how the vaccination happens, what is the trajectory of COVID-19, how does the third wave impact, and remember that unlike in the financial meltdown years, there is a strong growth recovery that will probably propel the market to greater positivity zones. Now, so therefore, yes, there are fears of a bubble developing, but there are also positive factors because the growth recovery will take place, even though not in real terms, but in statistical terms. So that will immediately give you some sort of a boost to the sentiment. So I take your point that yes, one has to be wary, and particularly the retail investor must be wary of the market developments and the indications and the direction. But she should also realize that while there are risks, there are also positive factors, as I mentioned, like the global sentiment, like the oil price, oil production resolution, and the vaccination, and the seropositivity rate going beyond 66%. So, AKB, the actively managed small cap funds can outperform other segments of the market during phases of economic recovery or growth. And historically also, the small cap funds have managed to outperform other segments, and they have generated alpha over the long term. So should an investor be very, very positive and have in his portfolio small cap funds? Well, I've not looked at very closely in the small cap fund, but what I can gather from the trajectory of the small cap funds is that a lot of buoyancy one has seen in the small cap funds in the last year or so, small cap as well as mid cap, and there are those who believe that the market juice that is left in the small cap as well as the mid cap segments probably have already been exploited. So if you are only focusing on the small cap or on the mid cap, you should be little cautious in the sense that you must be able to spread your risks. Prudent investment advice would be that you must spread your investment portfolios, not overly exposed to only small cap or mid cap, but evenly distributed among the different segments of the markets so that your risks are not that high. जी, और अब बात कर लेते हैं, अगर हम भट्टाचार्य जी बात करें तो इन्फ्लेशन की, जो इन्फ्लेशन में जो बढ़ोतरी की जो समस्या है वो दुनिया के अधिकांश केंद्रीय बैंक उससे जूझ रहे हैं, अमेरिका का फेडरल रिजर्व हो या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। अमेरिका में आर्थिक सुधार अनुमान से बेहतर रहा है और इसका असर कीमतों पर पड़ा है। भारत के संदर्भ में बात करें तो मुद्रास्फीति की दर रिजर्व बैंक के तय दायरे से बाहर निकल चुकी है। खुदरा महंगाई दर के जो आंकड़े आए वो भी लगातार 6% से ऊपर रहे हैं जून से लगातार, और थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति भी 12% से के लगभग रही। तो क्या बढ़ती मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें तो ये इसके क्या आर्थिक जोखिम आप इसमें छिपे हुए देखते हैं, और केंद्रीय बैंक के सामने क्या चुनौती है इससे निपटने की? आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है यहाँ पे, क्योंकि मुद्रास्फीति का जो डर या समस्या, वो मैं समझता हूँ कि उसको जो आर्थिक विश्लेषक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार बहुत गौर से देख रही है। अभी तक जो डेटा अभी तक हमारे सामने आई है
उससे ये लग रहा है कि ये जो इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टॉलरेंस बैंड के ऊपर 6% के ऊपर जा रहा है, या होलसेल प्राइस इंडेक्स 12% के ऊपर जा रहा है, ये ज्यादा इसका ट्रिगर है फूड एंड वेजिटेबल प्राइसेस। अगर आप फ्यूल की बात करें, फ्यूल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है, और ये जो फूड एंड वेजिटेबल प्राइसेस, बहुत लोगों का मानना ये है ये सप्लाई कंस्ट्रेंट्स ड्रिवन है। मतलब अगर सप्लाईज में डिस्ट्रप्शन आई है, और ये कोविड के महीने के बाद और सीजनली भी इस वक्त थोड़ी बहुत सप्लाई डिस्ट्रप्शन होती है और फूड प्राइसेस बढ़ते हैं। अगर ये इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी होती है, और क्योंकि जो मैंने कहा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो पहले जो दबाव जो था बढ़ने का, वो दबाव थोड़ा कम होगा। मैं समझता हूं कि शायद इन्फ्लेशन एक समस्या तो जरूर है, एक चैलेंज तो जरूर है, पर शायद ये इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी होगा। पर ये अगर इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी मतलब सामयिक, अगर सामयिक न रहकर ये बढ़ता चले, अगले 2-3 महीने तक रहा, मैं समझता हूं कि वृद्धि दर के ऊपर आर्थिक दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ा एक जोखिम, बहुत बड़ा एक चैलेंज साबित हो सकता है, और उसको मैनेज करना सरकार के लिए उतना ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन से एक पॉलिटिकल लायबिलिटी भी आती है, पॉलिटिकल रिस्क भी आती है। सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है सरकार के लिए, ना कि सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि वो ग्रोथ के लिए भी एक हानिकारक चीज है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये इन्फ्लेशन सामयिक न रहकर अगर एक सिस्टमिक इन्फ्लेशन में आ जाए, 2-3 महीने तक चलता, 4-5 महीने तक चलता रहे, तो ये जरूर एक समस्या पैदा कर सकता है अर्थनीति और मार्केट के लिए। AKB, let's take the other side of the inflation also. As Vishal very rightly said, rising inflation is one of the biggest worries that's hounding traders and investors on Dalal Street. Yeah. And it, more often than not, comes along with interest rate hikes. But a segment of Dalal Street sees a silver lining there. Does this mean an optimal inflation rate helps company grow their earnings? I think, they are reading the Reserve Bank of India governor's statements of late, which clearly say that the Reserve Bank of India is not at all keen on any interest rate tightening or raising the interest rates. They are very keen, Reserve Bank of India, the governor has made very clear that growth is his primary responsibility, and if inflation can be brought under the tolerance band of 6%, higher tolerance band of 6%, he will rather bat for growth and do everything possible to make sure that the bond yields are reined in and the interest rates remain benign. So therefore, one has to see if inflation trajectory remains disturbing and elevated for more than 3 or 4 months, as I was telling Vishal, that if it remains elevated for a longer period of time, Reserve Bank of India will probably be forced to reconsider its stance. But right now, its stance is growth is the first priority, and inflation will be managed through supply-side measures. Okay. Now, if that doesn't happen, and the market is reading that, which is why the bond market is responding positively without the yields going haywire. Okay. If the inflation gets too high, the cost of money, AKB, tends to rise and eventually kills the investment cycle. Will a rise in inflation also raise macro stability risks or hurt terms of trade? Well, there are two kinds of risks there. If interest rates go up, certainly the cost of money will also be increasing. So therefore, it can work against growth. But if growth targets are to be met, but those benefits will be neutralized if inflation gallops at a higher pace. So therefore, there has to be a trade-off, and I think the Reserve Bank of India will be looking at that trade-off to see in what way inflation is reined in at a level without any interest rate hike, so that growth momentum is not lost.
और अब बात कर लेते हैं वैश्विक बाजारों की। एशियाई शेयर बाजारों की बात करें तो कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कारण आर्थिक वृद्धि प्रभावित होने की आशंका के बीच एशियाई शेयर बाजारों में आज कारोबार मिला जुला रहा। जापान का निकेई 0.6% चढ़ा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.7% का उछाल आया और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.3% लाभ में रहा। लेकिन हांगकांग का हैंगसेंग 0.1% के नुकसान में रहा और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.5% की गिरावट रही। यूरोपीय शेयर बाजारों की बात करें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में यूरोपीय शेयर बाजार आज बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे। लंदन का FTSE 100 1.7%, फ्रांस का CAC 40 1.3% और जर्मनी का डेक्स 0.9% की बढ़त में रहे। On the Wall Street, the key indices ended with sharp gains yesterday as economically sensitive stocks staged a comeback after a sharp sell-off in the previous session, while international business machines gained on strong quarter results. So the Dow Jones Industrial Average jumped 550 points or 1.6% to close at 34,512. The S&P 500 advanced 65 points or 1.5% to end at 4,323. And the Nasdaq Composite climbed 224 points or 1.6% to 14,499. Shares of IBM climbed 3.5% and was the top gainer on the Dow as brokerages raised their price targets on the stock following robust growth in the blue chip technology firms' cloud and consulting businesses. AKB, the second quarter earnings in the US season began on a very strong note, with over roughly about 91% of the 56 S&P 500 companies reporting profits above estimates. That's a good sign. Is that a good sign of a rebound? Well, the U.S. has never lost the momentum that it saw in the first quarter also. In the second quarter, that momentum has been maintained, and it is led by technology stocks, as you rightly pointed out. But the overall the growth scenario in the U.S. is very, very very positive, and I don't see any reason why they will lose that momentum in the coming quarters, for the simple reason that U.S. has vaccinated a large number of its population, and as I said, that today's scenario in the post-COVID world, it is vaccination and vaccination which holds the key to ensuring sustainable growth in any economy. If you take a look at any country, you will see that vaccination has got a relationship, a kind of inverse relationship with growth. Lower the vaccination, then lower the growth, and if you higher the vaccination, higher the growth. So I think U.S. is on a track that you will see growth momentum being maintained even in the coming quarters, and which is why the Fed has also decided to remain rather benign and ambivalent on what it should do in terms of winding down its liquidity infusion plan. और खबर रुख करते हैं अगली खबर की ओर। देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने देश के ग्रामीण बाजार में बिक्री का कीर्तिमान बनाते हुए कुल 50 लाख वाहनों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1700 बिक्री केंद्रों के जरिए कंपनी ने ग्रामीण इलाकों में 40% के करीब कारों की बिक्री की है। मौजूदा वित्त वर्ष में कंपनी ने अप्रैल से जून की अवधि के दौरान कुल 3,53,000 कारें बेची। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने कुल मिलाकर 14,57,000 कारों की बिक्री की थी। भट्टाचार्य जी, अगर हम यहाँ बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से कंपनी ने फोकस किया है सुजुकी ने, मारुति सुजुकी ने, तो ऐसे में क्या हम ये मान के चलें कि रूरल इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ को आगे ले जाने वाली है? आपने सही कहा। मारुति देश की सबसे बड़ी कार कंपनी है और उनको उनका जो ये आंकड़ा उनके पास जरूर होगा कि हमारे देश में अगर आप देखें तो रूरल इकोनॉमी जो है वो करीबन 68% है और 32% है अर्बन इकोनॉमी। तो अगर आप
इस वक्त अगर जो बिक्री हो रही है, उनकी पूरी गाड़ी की जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ 40% वो रूरल इकोनॉमी को दे रहे हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जो अगली ग्रोथ जो आनी है, वो जो अर्बन मार्केट में जो डिमांड ऑलमोस्ट सैचुरेशन लेवल में आ गई है, रिप्लेसमेंट मार्केट आस्ते आस्ते धीमी हो जा रही है, तो अगर उनको अपना जो एक तेज गति की जो वृद्धि, अगर सेल्स में वृद्धि लाना है, वो उनको रूरल मार्केट में देखना पड़ेगा, क्योंकि रूरल मार्केट में अभी काफी स्कोप है, काफी उनके पास उनका वो 40% से जाकर और भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे इंडिया में रूरल मार्केट है उसका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। तो एफएमसीजी मार्केट कहिए या गाड़ियों की मार्केट कहिए या एयर कंडीशनिंग या एफएमसीजी अदर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मार्केट है, वो हर कंपनी वो रूरल मार्केट को ये देख रही है, और मारुति भी वही काम फकत कर रही है अपने ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए। Moving on, Bajaj Finserv has reported a 31% year-on-year decline in its consolidated net profit to 833 crore rupees for the first quarter of this fiscal, as operations took a hit due to the second wave of COVID-19 infections. The company's consolidated total income in the quarter fell 1.7% year-on-year to 13,949 crore rupees. Company's new business, premium for life insurance business in the quarter shot up 75% to 1,296 crore rupees, while renewal premium jumped 27%. But the surge in claims related to COVID-19 deaths saw net profit of the business sink to 84 crore rupees from 130 crore rupees in the year ago quarter. The global crude oil prices rose today, extending gains from the previous session as improved risk appetite provided support despite data showing an unexpected rise in U.S. oil inventories last week and a weaker demand outlook due to rising COVID-19 infections. So Brent crude futures climbed 84 cents to trade at $70.19 a barrel. U.S. crude futures advanced 84 cents to $68.04 a barrel. U.S. crude stocks rose by 806,000 barrel for the week that ended July 16, according to two market sources, citing American Petroleum Institute figures. It will be a while back you mentioned about OPEC Plus agreement, and you said that 4 lakh barrels per day will be added, and the production cut has been agreed upon, will not be massive. So it augurs well for India. So, well, yeah, please. It does augur well for India, because as you would know that in India right now, the government is under pressure to roll back some of the excise duty increases that were effected in last year, March and April. And the petrol and diesel prices in many markets have crossed 100 rupees a litre. So therefore, there is a demand. Now, if the crude oil prices come down, or at least they don't go up, that pressure on the government to roll back those duties will be less. And also, higher retail prices for petrol and diesel is actually can work very adversely on the margins of various companies, particularly in the services sector, which are dependent on transportation and fuel usage. So therefore, a benign trajectory of international crude oil prices at this point in time will certainly benefit the Indian economy from all possible perspectives. So when will the respite for common man come in? Very briefly, at what level should the prices be? The respite will come because, as you know, the petrol and diesel prices are decontrolled. Respite will come only when the Brent crude oil prices, the average prices, the fortnightly average comes down. If that comes down in the next quarter, you will see some moderation in prices, unless the government thinks in terms of rolling back duties, which I don't see. We would have to take permission from you to leave now. A.K. Bhattacharya जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और चर्चा के लिए आपका धन्यवाद. Namaskar. And before we close the headlines once again, Asian markets end mixed on worries over the Delta variant's negative impact on economic growth. Automaker Maruti Suzuki's rural sales in the country crossed 50 lakh units, and Bajaj Finserv's quarterly net profit plunges
31% to 833 crore rupees. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. नमस्कार. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.